गुड मॉर्निंग, नॉट गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। तो कल तक हमने देखे क्वेश्चन, कल हमने सुपरपोजिशन किए थे। आज हम बाकी सब मेथड करेंगे, बिकॉज कोई मेथड सब मेथड बिल्कुल परफेक्ट रहना चाहिए। तो पढ़ा हुआ है हमने, तो आप करोगे तो रिवीजन हो जाएगा। तो लिखो जरा क्वेश्चन। अ सिंपली सपोर्टेड बीम, अ सिंपली सपोर्टेड बीम as shown in figure as shown in figure determine the location and magnitude of determine location and magnitude of maximum deflection डायग्राम बना लो। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बाय यूजिंग मैकॉले मेथड। हर मेथड में परफेक्ट होना चाहिए। अब मैकॉले बोले या डबल इंडिकेशन बोले, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ तो एमएक्स करंट चेंज हो रहा है एसी और बीसी में, तो मैकॉले ही लगेगा। तो बाय यूजिंग मैकॉले मेथड। तो सब मेथड मालूम है हमको, तो सॉल्व करेंगे। तब ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहे हैं मैकॉले की, बात ये है कल को मैकॉले कोई बीच का पार्ट पूछ देगा या छोटा क्वेश्चन पूछ देगा, तो हमें मालूम होना चाहिए। तो अब मैकॉले लिख दे या आप लिख दे डबल इंडिकेशन मेथड, एक ही बात है, दो बार इंडिकेशन करते हैं यूज, वहां हमने पढ़ा था। अब इसमें एमएक्स क्वेश्चन चेंज हो रहा है, एसी में अलग है, बीसी में अलग है, इसका मतलब मैकॉले लगेगा। तो मैकॉले कैसे करते थे हमको मालूम है, एंड से पहले कट किया सेक्शन, उसका अलग अलग किया ऑब्लिक साइन लगाकर, फिर सॉल्व किया पूरा, तो वही करना है। तो भूलते हो आप तो एक बार देख लो मैकॉले में कैसे करते थे। तो इसमें क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना वो निकालो, उसकी पोजीशन निकालो कैलकुलेट कर। तो अगर आप भूलते हो तो कोई बात नहीं, सब भूल जाते हैं। तो आप पुराना पीछे एक बार चेक कर लो कैसे मैकॉले में करते थे, एक दो क्वेश्चन देख लो, पॉज तो है ही वीडियो आपका, उसके बाद अपना इसको सॉल्व किया। तो लेकिन ये करना है पूरा वैसे अटेम्प्ट करके, पूरा लास्ट का आंसर कैलकुलेट करना है। गलत सही नहीं कह रहे, पेज चल में पेन चलना चाहिए, करना है। भूले आप पहले वहां देख लो मैकॉले क्वेश्चन एक दो, उसके बाद यहाँ पे अपना ये सॉल्व किया पूरा। तो पॉज कर दो, और उसका जब सारा सॉल्व हो जाएगा तब प्ले करना है। करो इसको अटेम्प्ट। तो यूनिट दिया है, तो लास्ट को बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकलेगा। तो आपने प्ले किया, इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो कर लिया तो वही देख रहे हैं क्वेश्चन। आई और ई का वैल्यू दिया हुआ था, ये आई का वैल्यू 4.79 10 पावर 8, ई का वैल्यू 200 किलोमीटर पर एमएम स्क्वायर। तो ये आपको दिया था, तो इसको यूज करेंगे। सब देखो, जब मैकॉले सॉल्व करना है तो पहले क्या, हमें मैकॉले में क्या करते हैं, एमएक्स का इक्वेशन लिखते हैं। हर क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट, एंड से पहले कट करो, डीएक्स पहले, एमएक्स का इक्वेशन लिखो। तो उसके लिए पहले सपोर्ट एक्शन निकाल दे। तो पूरा कैलकुलेशन करना है। तो ये मान लो वी है, एच है तो जीरो, हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स है नहीं, ये वी बी। तो क्या इक्वेशन हो जाएगा, वी ए प्लस वी बी, डाउनवर्ड फोर्स कितना है, सॉरी यूडिल नहीं दिया था आपको। अब यही क्लास में होता है, जब क्लास में क्या मान लो छूटा तो स्टूडेंट ने कुछ बोल दिया। अभी आपने पॉज करके प्ले किया होगा, आपको वेट करा होगा, मुझे मालूम है आपने वेट किया होगा। तो आप पॉज कर दो, ये दिया वैल्यू, बिकॉज अब ये आंसर निकालना है। तो ये वैल्यू दी है 8 किलोमीटर पर मीटर, 80 किलोमीटर, 60 का वैल्यू 60 किलोमीटर पर किलोमीटर मीटर। तो ये अब आई का वैल्यू दिया है, ई दिया है, फिर से सेम 5 मीटर 3 मीटर। तो फिर से पॉज करो, तो वैल्यू तो था नहीं किया ही नहीं होगा आपने। और उसके बाद पूरा सॉल्व करो, लास्ट का आंसर निकालो, फिर प्ले करना। तो ये आपने कर लिया, तभी प्ले किया, तो अब देख रहे हैं। तो वी ए प्लस वी बी कितना, 8, 8 इंटू कितना 538 प्लस 80 फर्स्ट इक्वेशन। तो ये ऐसे आ गया। देन समेशन एम ए जीरो, सपोर्ट बैलेंस, सपोर्ट निकालना, कैलकुलेट करें, आप पेन रखो।
तो ये एंटी क्लॉकवाइज कितना माइनस वी बी इंटू कितना, ये कितना है 3058 प्लस 80 का क्लॉकवाइज कितना हो गया 80 इंटू 5 प्लस 60 क्लॉकवाइज है ही प्लस 60 प्लस यूडीएल क्लॉकवाइज 8 इंटू 8 कितना 8 इंटू 8 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पेन रखो, तो यहाँ रखा है ऐसे पेन माइनस बी बी इंटू 8 प्लस 5 प्लस 80 इंटू 5 प्लस 60 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो वी ए बी बी का वैल्यू आ जाएगा। तो ये अब कैलकुलेट किया होगा आपने, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, तो वी का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 54.5 किलो न्यूटन। एक ही मिल जाए, दूसरा चाहे निकल ही गया होगा लेकिन एक से काम हो जाएगा। ये मिल गया। अब देखो क्या कट किया, एंड से पहले कट कर दिया dx पहले, इक्वेशन लिख दो। तो एक्स पे लिया तो ये vx mx, मैं कॉलम में क्या करते हैं हम vx mx का इक्वेशन लिखते हैं, वही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा इधर, तो यहाँ पे लिखा इक्वेशन आपका तो vx mx का, तो यहाँ इक्वेशन लिखो जरा vx mx कितना आएगा, देखो जरा ध्यान से, ये क्लॉकवाइज यूडीएल एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। तो क्या है इक्वेशन देखो जरा, va इंटू एक्स प्लस यूडीएल कितना एंटी क्लॉकवाइज कितना होगा -8 इंटू एक्स बाई टू प्लस 80 का एंटी क्लॉकवाइज -80 इंटू कितना x माइनस 5 -80 x माइनस 5 प्लस कंस्टेंट मोमेंट लोड है, उसे कैसे लिखेंगे देखो जरा, कंस्टेंट मोमेंट कैसे लिखेंगे, प्लस 60 इंटू कितना x माइनस 5 का पावर 0। कैसे लिखते हैं, बिकॉज मैं कॉलम में क्या था, लोड का एग्जैक्ट लोकेशन जरूरी, तो लिखना जरूरी है 60 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू पावर क्लॉकवाइज तक प्लस। तो देख लो कैसे था, यहाँ पे कैसे आया वी इंटू एक्स -8 इंटू एक्स बाई टू, एक्स पे लिखा है क्वेश्चन -80 इंटू एक्स माइनस 5 एंड प्लस 60 एक्स माइनस 5 और प्लस दैट इज माइनस एम एक्स इक्वल टू 0, ऐसे लिखो। तो एम एक्स क्या हो गया, इधर ले जाओ, एम एक्स क्या हो गया ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, वी ए कितना था 54.5, तो 54.5 इंटू एक्स है -4x² -80 x माइनस 5 और प्लस 60 x माइनस 5 का पावर 0, ऑब्लिक साइन लगा दिया, अलग कर दी सबको, ऐसे इस तरह से ले ली। यहाँ पे एक साथ ही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वैल्यू से बना था ई आई डी स्क्वायर लिख दिया इक्वेशन मूवमेंट का, हर जगह पूरे में कॉलम में क्या एक ही कॉन्सेप्ट है, ऐसा इक्वेशन लिखना, इसको इंटीग्रेट कर दो। सो बाय इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करो कितना आ जाएगा ई आई डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ से क्या होगा 54.5 x का क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 4 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस C1, ऐसे लिखा। -80 ये क्या हो गया -80 x माइनस 5 स्क्वायर बाई टू प्लस 60 कितना हो गया ये x माइनस 5, ये फर्स्ट इक्वेशन, C1 कांस्टेंट आ गया। फिर इंटीग्रेट कर दो, सो बाई इंटीग्रेशन फिर से इसको इंटीग्रेट कर दे रहे, तो बाई इंटीग्रेशन कितना ई आई वाई कितना होगा 54.5 बाई टू है, सो 54.5 बाई टू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 4 बाई 3 एक्स क्यूब क्या हो जाएगा एक्स 4 बाई 4 प्लस C1x और प्लस C2, 80 बाई टू 40 हो गया x माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये क्या -40 x माइनस 5 का स्क्वायर x माइनस 5 क्यूब बाई 3 देन प्लस 60 x माइनस 5 का स्क्वायर बाई 2, तो ये सेकंड इक्वेशन ऐसे आ गया। फिर से इंटीग्रेट कर दिया, दो बार इंटीग्रेट किया। अब देखो जरा ये C1 C2 दो अननोन है, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो जब सिंपल रोटेटेड बीम था तो ए पॉइंट यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 है और दूसरा 8 मीटर डिफ्लेक्शन 0 है, तो वही यूज कर दे रहे हैं। तो यहाँ देखो इसको यूज करें, क्वेश्चन पूरा कर रहे हैं एक मैकॉले, क्यों क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट दिख जाए। एग्जाम में मैकॉले का यूज ऐसा नहीं कि पूछता नहीं, गेट के एग्जाम पूछ लेता है, तो वहां पूरा कॉन्सेप्ट पता हो तो कर पाएंगे, दूसरा सारा कॉन्सेप्ट दिख जाएगा एक क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो पहला इसमें लिखे, पहला बाउंड्री कंडीशन लगा दो, सो बाई बाउंड्री कंडीशन
बाउंड्री कंडीशन। पहला क्या, x इक्वल टू 0 पे डिफ्लेक्शन 0। देखो 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस 5 नेगेटिव, टर्म नेग्लेक्ट, 0 माइनस 5 नेगेटिव, टर्म नेग्लेक्ट। तो यहाँ क्या हो गया, सेकंड थर्ड टर्म नेग्लेक्ट। तो यहाँ से सेकंड और थर्ड टर्म नेग्लेक्ट, तो ये दोनों टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, ऐसा है। देन देखो जरा, ये नेग्लेक्ट हुआ। देन उसके बाद x इक्वल टू 8 मीटर, 5 बी पॉइंट बी सपोर्ट पे, तो x इक्वल टू 8 मीटर पे y 0। तो 8 रखोगे, पहले तो इसको सॉल्व कर लें यहाँ से, x इक्वल 0 y 0, ये 0 हो गया, ये नेग्लेक्ट हो गए, ये x 0, ये x 0, ये 0, C2 कितना आ गया, यहाँ से क्या C2 का वैल्यू कितना आ गया 0, दिस वन ऐसे। नेक्स्ट वन x इक्वल टू 8 मीटर पे, x इक्वल टू दूसरा बाउंड्री कंडीशन, x इक्वल टू 8 मीटर पे डिफ्लेक्शन 0। 8 पे रखो जरा, 8 माइनस 5 नेगेटिव पॉजिटिव नॉट नेग्लेक्ट, 8 माइनस 5 पॉजिटिव नॉट नेग्लेक्ट, कोई टर्म नेग्लेक्ट नहीं थी। यहाँ क्या हो गया, नो टर्म नेग्लेक्ट, सो नो टर्म नेग्लेक्ट। पुट करो वैल्यू, डिफ्लेक्शन 0, यहाँ कितना है 54.5/6 है ये, x रख दो कितना 8, 8 का क्यूब, माइनस 4/12 है, 8 का 4, इसमें प्लस C1x, तो प्लस C1 इंटू 8, माइनस 40/3, 8 माइनस 5 कितना 3, 3 का क्यूब, तो ये 3 का क्यूब, और प्लस यहाँ कितना 2 है, ये कितना 30, 8 माइनस 5 3 का स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो C1 निकलेगा, C1 कैलकुलेट करोगे तो ये आपने कैलकुलेट किया होगा, सॉल्व किया पूरा तो कैलकुलेट किया होगा। तो ये C1 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो ये C1 का वैल्यू आ रहा है माइनस 399, माइनस 399.417, दिस वैल्यू। तो यहाँ से C1 कैलकुलेट कर दिया, इतना वैल्यू आ गया, माइनस 399.417। C1 मिल गया, तो देखो कहीं भी स्लोप डिवीजन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट हो गया ये वाला इतना वैल्यू। अब देखो क्या कह रहा है आपसे, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना। अब देखो जरा बीम को ध्यान से, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन या तो इधर होगा AC में होगा या BC में होगा, दोनों चेक कर लेंगे हम कहीं से भी। तो मान लो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन AC में, अगर वो मैच कर जाए तो ठीक है। अब सिमिलर सॉर्टेड बीम है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जहां भी होगा तो क्या होगा, वहां बीम पहले नीचे जाएगा, उसके बाद ऊपर मूव करे तो वहां स्लोप 0 होगा। तो मान लिया कि आपका AC में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, तो AC मतलब क्या, x लेस देन 5 पे। अब वहां स्लोप 0 मतलब क्या, ये इक्वेशन है, तो लेस देन 5 का मतलब क्या है, दैट मान लो 4 x इक्वल टू 4 मीटर पे आया, तो क्या लिखोगे 4 माइनस 5 नेगेटिव नेग्लेक्ट, 4 माइनस 5 नेगेटिव नेग्लेक्ट। तो मान लो पहले मान लिया कि आपने AC में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है, सो लेट डेल्टा मैक्स इन AC, AC का मतलब क्या हो गया, x लेस देन 5 मीटर। अब इसमें आंसर मैच कर जाता है, ठीक है चेक कर लेंगे। तो देखो जरा रखो, स्लोप 0 होगा उस पे, तो ये सेकंड टर्म निकले, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, तो यानी ये दोनों टर्म 0 नेगलेक्ट हो गए, इसमें रखेंगे x, यहाँ स्लोप का वैल्यू 0 से x कैलकुलेट करेंगे। अगर x की वैल्यू आ जाती है सही 5 मीटर के अंदर ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट में चेक करेंगे। तो x यहाँ रखें, दैट बाई फर्स्ट इक्वेशन, दैट मीन स्लोप dy/dx का वैल्यू 0। क्यों, सिंपल रोटेड बीम है, जहां मैक्सिमम होगा तो उसे डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, तो वहां स्लोप 0 करेंगे। तो यहाँ रख दो, इसमें देखो सेकंड, इसमें क्या होगा, सेकंड थर्ड टर्म नेगलेक्ट हो गया, फर्स्ट में रख दे रहे हैं। अब इक्वेशन लिखा हुआ, सेकंड थर्ड में नेगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ क्या हुआ, सेकंड और थर्ड टर्म नेगलेक्ट, तो ये दोनों टर्म नेगलेक्ट कर दिए, बाकी सॉल्व कर देंगे। देखो जरा इसमें रखेंगे, यहाँ पे ये तो नेगलेक्ट हो गए, अब यहाँ x यहाँ रख देंगे 0, एक x का अननोन C1 पता ही है, x एक ही अननोन है, वो सॉल्व हो जाएगा, तो उसका x बनेगा वो सॉल्व कर देंगे। तो 0 कितना आएगा, देखो जरा 54.5/2x², देन माइनस 4/3x³ और प्लस C1 कितना ये लिखा हुआ है माइनस 399.417। तो x में क्यूबिक बनेगा, तो ये सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आएगा, ये निकाल लेंगे पूरा। तो ये जब x सॉल्व करोगे तो ये x का वैल्यू आपका बन के आ रहा है, दैट 4 अप्रोक्सीमेटली अराउंड 4.31 मीटर। अब देखो 5 के अंदर आ गया, इसका मतलब सही है। अब मान लो 5 के अंदर नहीं आता तो हम अगले वाले AC में BC में चेक करते, फिर ये तो आ गया सही इसका मतलब। तो अब क्या करें, इसमें रख दो 4.31 मीटर, यहाँ पुट कर दो, ये सब 4.31 रखोगे तो ये दोनों नेग्लेक्ट हो गए, इसे सॉल्व हो जाएगा, तो रख दो यहाँ पे। सो बाई सेकेंड, फिर से आपका दैट सेकेंड थर्ड टर्म नेग्लेक्ट, सेकेंड एंड थर्ड टर्म नेग्लेक्ट, ये दोनों टर्म क्या हो गया, नेग्लेक्ट हो गया। तो यहाँ रख दो, डेल्टा मैक्स हो गया यहाँ से सीधे। सो EI डेल्टा मैक्स कितना रख दो, पुट कर दो 54.5/6
x कितना 4.31, 4.31 का क्यूब, देन माइनस कितना 4/12 x4, 4.31 का 4 प्लस C1x, C1 का वैल्यू निकल चुका है, माइनस कितना है प्लस -399.417 x कितना 4.31। तो जब ये सॉल्व करोगे तो डेल्टा मैक्स का वैल्यू ई और आई क्वेश्चन में आपको दिया ही था, सब पुट करेंगे यहाँ, जब पुट करोगे सॉल्व करो तो लास्ट का आंसर डेल्टा मैक्स 12.4 mm दिस वैल्यू। तो ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं पूछ रहा, लेकिन क्या है मैकॉले ऐसा नहीं पूछता, नहीं यूज हुआ है क्वेश्चन कई बार आपका, तो इसलिए सब हमें मैकॉले इसके क्वेश्चन करके क्या किया, पूरा दैट रिवीजन हो गया मैकॉले का, मैकॉले में क्या करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं बार बार, इसका मतलब ही यही है, हम क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं और साथ साथ पूरा सोम का रिवीजन हो जा रहा है। आपका वहां डाउट लगे अच्छा ये ऐसे था, फिर ऐसे ऐसे रिवाइज ऐसे सीख जाते हैं, और क्या ऐसे हर क्वेश्चन सब्जेक्ट में आपको करना चाहिए, क्वेश्चन से रिवीजन कर रहे हैं साथ साथ, बार बार वही चीज रिवीजन नहीं करते जा रहे हो। जब क्वेश्चन से करेंगे तो पुराना अच्छा यहाँ पे ऐसा रिकॉल हो जाता है, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कॉन्फिडेंस ऐड हो रहा है और साथ साथ क्वेश्चन पूरा सब्जेक्ट का रिवीजन हो रहा है। देख लो फिर से, तो ये बीम दिया था, बोला कि मैकॉले मेथड से डिफ्लेक्शन निकाल, इसको फॉर्मूला तो याद नहीं आपको, सुपरपोजिशन कोई मेथड फॉर्मूला थोड़ी स्टैंडर्ड रिजल्ट, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला दैट सुपरपोजिशन तो लग नहीं पाएगा, कोई मेथड ही लगेगा। और आपको जितना टफ क्वेश्चन दिखे, आपको लगे कि एरिया मोमेंट कॉन्जुगेट बीम से टफ हो रहा है, मैकॉले से सॉल्व हो जाएगा, सब क्वेश्चन मैकॉले से सॉल्व हो जाएंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेंथी हो सकता है लेकिन सॉल्व हो जाएगा। एरिया मोमेंट कॉन्जुगेट बीम में कई बार क्या डिफ्लेक्टेड शेप ही समझ नहीं आता, वहां मिस्टेक हो सकता है, लेकिन इसमें सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालने के लिए तो बेस्ट मेथड है, बस आई टू आई वगैरह ना हो तो। अब एरिया मूवमेंट में कॉन्जुगेट बीम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये क्या अभी हमारा बेसिक बैच है, जैसे वहां पे हम एरिया मूवमेंट का क्वेश्चन करते हैं कन्वेंशनल बैच में, वो क्वेश्चन जैसे बोर्ड एक बार भरा है, पूरा बोर्ड देखा, ये बड़ा दिख रहा है आपको, तो उस एक क्वेश्चन में आपका 4 से 5 बार बोर्ड रफ होता है, खाली एक सिंगल क्वेश्चन। अब सोचो इतना बड़ा क्वेश्चन जब इतना टफ हम कर लेंगे वहां पे, तो क्या बचेगा, सब एग्जाम वाला आराम से कर लेंगे, लेकिन क्या कि अभी हमको वो नहीं करने क्वेश्चन, वो हम वहां प्रैक्टिस करेंगे कन्वेंशनल बैच में जाके। अभी हम सीख रहे हैं बेसिक बैच की लिमिट, हम सीख जाए सब कुछ, तो सब पढ़ा होगा, तो अभी तो हम सिंपल ही करेंगे, ज्यादा बड़े नहीं। ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं, जैसे कोई बीच का पार्ट गेट में ईएस के ऑब्जेक्टिव में, लेकिन वहां कन्वेंशनल बैच में बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करते हैं, तो वो सब सीख जाते हैं, बस ये कि स्टेप टू स्टेप पढ़ते रहना है, जब वो आएगा तब देखेंगे। तो ये बीम दिया हुआ है, इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, पोजीशन निकालना है उसका। तो मैकॉले में एक ही कॉन्सेप्ट, एंड से पहले कट करो, इक्वेशन लिखो, और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट ही नहीं। तो पहले वी सॉल्व कर दिया आपने, वी आ गया इतना, एंड से dx पहले कट किया, इक्वेशन v इंटू एक्स क्लॉकवाइज, यूडीएल का एंटी क्लॉकवाइज माइनस, 80 का एंटी माइनस, 60 इंटू एक्स माइनस 5 पावर 0 प्लस माइनस एम एक्स इक्वल 0। तो एम एक्स बन गया ई आई डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, इक्वेशन बन गया, ऐसे ऑब्लिक साइन लगा के अलग कर दिया। फर्स्ट इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 C1 आ गया। सेकंड इंटीग्रेशन ई आई वाई आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, एक्स4 बाई 4 C1x प्लस C2 आ गया, ऐसे ई आई वाई। अब C1 C2 दो अननोन है, दो बाउंड्री कंडीशन लगा दी है, सिम्पलीफाइड बीम है, एंड पे डिफ्लेक्शन 0, तो y इक्वल टू x इक्वल टू 0 पर डिफ्लेक्शन 0, तो 0 माइनस 5 नेगेटिव नेगलेक्ट, 0 माइनस 5 नेगेटिव नेगलेक्ट, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 C2 0 आ गया। then x इक्वल टू 8 मीटर डिफ्लेक्शन 0, 8 माइनस 5 पॉजिटिव नॉट नेगलेक्ट, 8 माइनस 5 पॉजिटिव नॉट नेगलेक्ट, कोई टर्म नेगलेक्ट नहीं, तो यहाँ पुट किया सॉल्व किया, तो यहाँ C1 आ गया, C1 C2 मिल गया, आप कुछ भी निकाल सकते हो आप। अब देखो जरा क्या कह रहा है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, या तो एसी में या बीसी में, मालूम है हमको एसी में ही है, अगर नहीं मालूम तब भी चेक कर लेंगे सब जगह। तो एसी मतलब x लेस देन 5 में आएगा। अब सिम्पलीफाइड बीम है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जहां पे होगा वहां स्लोप 0 बने, तभी ऊपर की तरफ जाएगा बीम, तो स्लोप 0 करेंगे x लेस देन 5 में, तो यहाँ x लेस देन, मान लो x 4 मीटर आ गया, तो 4 माइनस 5 नेगेटिव नेगलेक्ट, 4 माइनस 5 नेगेटिव नेगलेक्ट, बचे दो टर्म यहाँ रखेंगे, यहाँ सॉल्व कर दिया, इसको 0 कर दिया, x C1 पता ही है, यहाँ से x निकल जाएगा, तो वही किया हमने यहाँ पे, दैट इसको 0 कर दिया, सेकंड थर्ड टर्म नेगलेक्ट हो गए, यहाँ 0 कर दिया, x सॉल्व कर दिया, इतना आ गया 4.31। अब इस x को उठा के यहाँ रख दो, तो ये दोनों टर्म नेगलेक्ट, x यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ से डेल्टा मैक्स कैलकुलेट कर दिया, इतना वैल्यू लास्ट में e और i दिया था क्वेश्चन में आपको, ये लास्ट का आंसर है, सॉल्व कर दिया। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, पूरा मैकॉले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है। डबल इंटीग्रेशन में क्या है, पूरा बीम में एक यूनिफॉर्म इक्वेशन हुआ mx का, मैकॉले क्या उसी का एडवांस वर्जन है, अगर mx का इक्वेशन चेंज हो रहा है लगातार, तो उसमें कुछ चेंजेस कर दिए डबल इंटीग्रेशन में, उसका कुछ एडवांस वर्जन यूज कर दिया, मैकॉले लगा दिया, वहां सॉल्व कर दिया,
और मैकॉले सबसे बेस्ट मेथड, अगर आई टू आई नहीं हो रहा, नॉन प्रिज्मेटिक बीम नहीं है, तो आपका दैट सबसे बेस्ट मेथड है। बाकी एरिया मोमेंट कॉन्जुगेट बीम में कई बार डिफ्लेक्टेड शेप बहुत टफ है, बहुत टफ क्वेश्चन बनते चले जाते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन बने तो इससे सब सॉल्व हो जाते हैं। तो ये पूरा मैकॉले का प्रैक्टिस हुआ कैसे यूज किया, नोट कर लो इसको। रफ कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये बीम दिया हुआ सिंपल बीम है, इसका ए और बी पे स्लोप निकालना है और सी पे डिफ्लेक्शन निकालना है बाय यूजिंग कॉन्जुगेट बीम मेथड। तो हमको ये हमने सेम क्वेश्चन मैकॉले सॉल्व किया था, लेकिन हमको इसको दैट ए और बी पे स्लोप और सी पे डिफ्लेक्शन कॉन्जुगेट बीम से सॉल्व करना है। तो इसका रिजल्ट भी हमको याद रहता है, लेकिन हमको कॉन्जुगेट बीम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये हमको कॉन्जुगेट बीम सॉल्व करना है। तो कॉन्जुगेट बीम में क्या करते थे, बीम दिया है, उसका पहले आपने क्या किया, बेंडिंग डायग्राम ड्रॉ किया, फिर वहां से एम अपॉन ई डायग्राम, फिर उसका कॉन्जुगेट बीम बनाया। कॉन्जुगेट बीम में क्या होता था, मोस्ट के दो थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम से स्लोप, सेकंड थ्योरम डिफ्लेक्शन। तो रियल बीम का जो स्लोप है वो शेयर आपका दैट कॉन्जुगेट बीम का शेयर फोर्स के बराबर, और रियल बीम का जो डिफ्लेक्शन है वो कॉन्जुगेट बीम के बेंडिंग मोमेंट के बराबर। तो कॉन्जुगेट बीम मेथड पढ़ा है हमने, भूलते हो तो कोई बात नहीं, आप पीछे देख लो कैसे किया था। कॉन्जुगेट बीम मेथड से हमें सॉल्व करना है, तो पहले इसका सपोर्ट एक्शन निकालो, देन बीएमडी बनाओ, एम अपॉन ई डायग्राम, कॉन्जुगेट बीम बनाओ, वहां से पूरा सॉल्व करो, पूरा डिफ्लेक्टेड शेप मैच करना चाहिए कैसे यार। मैकॉले सॉल्व किया था, अब कॉन्जुगेट बीम से करना है। तो वीडियो को पॉज कर दो, पूरा कॉन्जुगेट बीम से सॉल्व करो, लास्ट के आंसर निकालो, देन उतना हो जाए उसके बाद प्ले करना है। करो इसको। तो वीडियो प्ले किया आपने, इसका मतलब कॉल कर लिया होगा पूरा, जो भी किया सही गलत अटेम्प्ट पूरा कर लिया होगा, अब देख रहे हैं। तो सपोर्ट एक्शन निकाल ले पहले, तो यहाँ वी एच है तो जीरो, तो यहाँ वी बी। तो पहला इक्वेशन क्या, वी ए प्लस वी बी, दैट वी ए प्लस वी बी दैट इक्वल टू जीरो, फर्स्ट इक्वेशन।
देन समेशन एम ए 0, यहाँ पेन रखो, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, तो माइनस वी बी इंटू एल और प्लस एम दैट 0, तो उधर क्या था माइनस एम, तो वी बी कितना हो गया दैट एम बाई एल, तो यहाँ से वी ए क्या आ गया माइनस एम बाई एल, ऐसे बना। तो वी बी एम बाई एल आया, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन लिया वही सही है, वी ए नेगेटिव आया, डायरेक्शन चेंज कर दो या ऐसे रख दो, सब सही है, जैसे मर्जी यूज कर लो, तो चेंज कर दे रहे, तो वी ए का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गया एम बाई एल, यहाँ मोमेंट लग रहा है एम का, और ये ऊपर की तरफ एम बाई एल, ये पॉइंट, ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट, एल बाई टू एल बाई टू, तो पहला स्टेप हो गया, सबोर्डिनेशन निकाल दी। तो अब इसको देखो जरा, इसका बीएमडी ड्रॉ करें, तो बीएमडी बनाओ पहले, तो यहाँ पेन रखो, जस्ट डी एक्स पहले, तो एम बाई एल इंटू एल बाई टू, एम बाई एल इंटू एल बाई टू कितना एम बाई टू, सेक्शन कोई लोड नहीं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे आ गया, तो ये एम बाई टू ऐसे बना। उसका कंस्टेंट मोमेंट लोड है एम का, बीएमडी पता है, बीएमडी में कंस्टेंट मोमेंट लोड मतलब वर्टिकल लाइन, और लेफ्ट टू राइट क्लॉक वाइज ऊपर जाएगा, तो यहाँ से ऊपर चला गया ऐसे, एम बाई टू था ऐसे, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो ये पॉइंट, ये सी पॉइंट, उसके बाद एंड पॉइंट सपोर्ट एक्शन था, रोल जीरो आना ही पड़ेगा उसको, जीरो यहाँ से जीरो ऐसे, बाकी नहीं तो चेक कर लो निकाल के कितना होगा, एम बाई एल इंटू एल माइनस का माइनस एम और प्लस एम, जीरो आ रहा है, बी से जस्ट डी पहले कट करो, चेक कर लो, डाउट लगता है। तो यहाँ पे देखो जरा ए पर पहले तो बीएमडी नेगेटिव, एम 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 बीएमडी बना दिया पहले, एम अपॉन ई आई डायग्राम 2EI कर दिया, एम अपॉन 2EI, अब उसके बाद बीएमडी लोडिंग बचा, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव, नेगेटिव बीएमडी नेगेटिव लोडिंग डाउनवर्ड, ऐसे आ गया, बीएमडी नेगेटिव लोडिंग डाउनवर्ड, बीएमडी पॉजिटिव लोडिंग अपवर्ड, बीएमडी पॉजिटिव लोडिंग अपवर्ड। अब यहाँ देखो ए पे हिंज सपोर्ट था, हिंज सपोर्ट कैसे कन्वर्ट होगा, हिंज या रोलर में, रोलर किस में कन्वर्ट होता है, रोलर या हिंज में, ये पूछेगा आपसे इंटरव्यू में क्यों हो रहा है, वहां बात करा था कैसे क्यों करते हैं, उसका स्लोप, इसका शेयर फोर्स, उसका डिफ्लेक्शन का बेंडिंग मोमेंट, हिंज सपोर्ट हिंज या रोलर में, रोलर सपोर्ट हिंज या रोलर में, फिक्स सपोर्ट फ्री फ्री फिक्स, बीम के बीच में कहीं इंटरनल हिंज आ गया इंटरनल रोलर में, बीच में कहीं बीम के बीच में कहीं रोलर आ गया हिंज आ गया, तो इंटरनल हिंज सपोर्ट इंटरनल हिंज, तो वहां सब देखा था, इंटरनल पूछेगा तो पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ ले लिया रिएक्शन, तो ये मान लो आपका VA है, ये V1 ले लिया मान लो, VA डैश, ये VB डैश ऐसे ले लिया, तो ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट बीम बन गया, सो दिस वन दैट इज अ कॉन्जुगेट बीम, तो ये L/2 L/2 ये बन गया, तो वो रियल बीम था, ये इसका कॉन्जुगेट बीम, इमेजिनरी बीम जो हमारी कॉपी बना है एनालिसिस के लिए। अब देखो जरा उसका स्लोप निकालना है ये पर, तो A का शेयर वो चाहिए, B का शेयर वो चाहिए, C का बेंडिंग मोमेंट चाहिए, उसके लिए पहले सपोर्ट निकाल दें इसके, सेम ऐसे, तो देखो सपोर्ट कैलकुलेट कर दें, तो VA डैश प्लस VB डैश दैट इक्वल टू, देखो सिमेट्री है कितना होगा, नीचे ये नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ मिला के जीरो, तो फर्स्ट जीरो वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन, ये डाउनवर्ड अपवर्ड सेम है, कितना 1/2 इंटू L/2 वही सेम है जीरो, देन सेम समेशन MA0 A पर, तो यहाँ सॉल्व कर ले रहे दैट कितना वैल्यू, तो ये देखो यहाँ पेन रखो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये ऊपर की तरफ है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये यहाँ पे लगेगा क्लॉकवाइज, VA डैश का वैल्यू, तो ये एंटी, अभी सपोर्ट वोट निकालना है, सब क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो ये माइनस VB डैश कितना, माइनस VB डैश इंटू कितना L प्लस, देन ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन कैसे दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, कितना -1/2, हाइट कितना है M/2EI, बेस कितना है L/2, सेंट्रॉइड कितना होगा, सेंट्रॉइड देखो कितना होगा L/2, यहाँ से कितना L/2 का 1/3, तो ये L/2 और प्लस L/2 का 1/3, दिस वैल्यू L/2 प्लस L/2 1/3, और प्लस प्लस ये वाला पार्ट, ये क्लॉकवाइज दे रहा है, तो ये प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस, कितना 1/2, हाइट कितना M/2EI, बेस कितना है L/2, सेंट्रॉइड कितना L/2 इंटू कितना 2/3, दिस वन इक्वल टू 0, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो VB डैश आ जाएगा, तो ये कैलकुलेट किया,
तो ये आपने कैलकुलेट किया होगा। वीबी डैश का वैल्यू कितना आ रहा है, ml/24 ये। तो वीबी डैश आ रहा है आपका ml/24 ये। वीबी डैश आ गया तो यहाँ से वीए डैश भी आ गया, वीए डैश 0 तो नेगेटिव हो गया, तो माइनस ml/24 ये वैल्यू बना। माइनस मतलब क्या है, डाउनवर्ड लोडिंग हो जाएगा नीचे की तरफ। तो ये पहला स्टेप हो गया, सपोर्ट कैलकुलेट कर दी। मतलब क्या, देखो फाइनल कैसे बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे था कॉन्जुगेट बीम जो है, ये ऊपर गया यहाँ से, तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ हो गया कितना, ml/24 ये, यहाँ ऊपर की तरफ ml/24 ये। सपोर्टेशन निकल के सॉल्व ऐसे बन गया इस तरह से। ये पहला सपोर्टेशन कैलकुलेट कर दिया, इतना आ गया। अब देखो जरा स्लोप वेलोप निकालने को बोल रहा है, देखो कैलकुलेट करें। पहले क्या बोला, ए पे स्लोप, तो यहाँ देखो जरा स्लोप कहाँ पूछ रहा है, ए पर और बी पे, और सी पे क्या पूछ रहा है, डिफ्लेक्शन। तो ए का स्लोप रियल बीम में क्या होगा, मोर्स का फर्स्ट थ्योरम, ए का शेयर फोर्स का वैल्यू बिल्कुल प्लस माइनस सब चाहिए, बिकॉज तभी डिफ्लेक्शन बनता है। देख लो जरा, ए का स्लोप मतलब ए का शेयर फोर्स का वैल्यू, तो लगाओ थ्योरम। सो मोहर्स का फर्स्ट थ्योरम, सो मोहर्स फर्स्ट थ्योरम से ये लगा दिया। सो थीटा ए कहाँ पे, रियल बीम में, वो क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स का वैल्यू ए पर इन कॉन्जुगेट बीम। तो शेयर फोर्स देखो जरा, ये नीचे की तरफ है, एसएफडी बना, इसका एसएफडी कैसे बनेगा, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड लोडिंग नेगेटिव, लेफ्ट टू राइट अपवर्ड लोडिंग पॉजिटिव होता है, ये डाउनवर्ड है तो नेगेटिव, तो माइनस ml/24 ये। माइनस का मतलब क्या है, स्लोप कैसा होगा, क्लॉकवाइज। वही सब साइन कन्वेंशन जो है सुपरपोजिशन मेथड में थे, एरिया मूवमेंट में सब सेम वही, जो कार्टेशियन प्लेन से आए थे, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। फिर देखो जरा, ए पे आ गया स्लोप, उसके बाद ए के बाद बी पे स्लोप, थीटा बी इन रियल बीम क्या हो जाएगा, शेयर फोर्स बी पर इन कॉन्जुगेट बीम। देखो जरा, ये ऊपर की तरफ है, इसका एसएफडी बनाओ तो राइट टू लेफ्ट अपवर्ड क्या होगा, नेगेटिव, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है। राइट एसएफडी बना, इसका बीम का एसएफडी बना रहे हैं, तो जो एसएफडी कन्वेंशन लगाएंगे, राइट टू लेफ्ट अपवर्ड नेगेटिव डाउनवर्ड पॉजिटिव, तो ये भी माइनस कितना, माइनस ml/24 ये। तो ये माइनस मतलब क्लॉकवाइज ऐसे आ गया। देन देखो जरा, ये एक्चुअल जो बीम दिया था, इसमें हमको सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है। तो सी का डिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ का बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू, तो बेंडिंग मोमेंट निकाल दो जरा, कैलकुलेट कर दे रहे। तो यहाँ देखो सी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर दो, यहाँ निकाल दे, तो कट करो सेक्शन, बिकॉज अब एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए हमको, तो वीएक्स एमएस का इक्वेशन लिखो, एमएस का इक्वेशन लिख के सॉल्व कर दो, तो वही लगा दे रहे। तो देखो जरा लगाएं, सो मोर्स का सेकंड थ्योरम लगा दो। मोर्स का सेकंड थ्योरम क्या बोलता है, उसका उसका फर्स्ट रियल बीम का डिफ्लेक्शन कॉन्जुगेट बीम के बेंडिंग मोमेंट के बराबर, सो वही लगा दो। तो मोर्स का सेकंड थ्योरम उसको अप्लाई कर दो। सो डिफ्लेक्शन सी पे इन रियल बीम, तो ये किसके बराबर, बेंडिंग मोमेंट सी पे इन कॉन्जुगेट बीम। तो ये अप्लाई कर दो, सी पे लगाएं, देखो ये सी पॉइंट है, यहाँ कट करेंगे सेक्शन, चेक कर लेंगे। तो लिखो जरा, देखो जरा इक्वेशन, तो ये ऐसे लिया, यूवीएल है, ये यहाँ पे वी डैश नीचे की तरफ आ गया, कितना है ml/24 ये, और ये लोडिंग यहाँ पे नीचे की तरफ। कुछ मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है कि ये सॉल्व करोगे, यहाँ पे एक्चुअली लोडिंग चेंज नीचे की तरफ ऊपर, ये सब सॉल्व करोगे तो ये प्लस में आएगा, ये प्लस बनेगा, सॉरी वीवीडीएस निकालोगे तो ये माइनस आएगा, ये माइनस आया, ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस आएगा। तो ये माइनस का मतलब क्या है, वीवी डैश, तो ये ऊपर लिया तो नीचे की तरफ हो जाएगा, बिकॉज जो
वैल्यू लिख दी उसकी जब मूवमेंट उल्टा किया था। खैर तो सॉल्व करेंगे सीख जाएगा। नीचे की तरफ तो यहाँ पे ऊपर की तरफ। सो थीटा ए रियल बीम क्लॉकवाइज, ये प्लस है, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज स्लोप। ये दैट राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड पॉजिटिव है, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज स्लोप। ऐसे तो ये ऊपर की तरफ बना, तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ, ये कट किया सेक्शन, तो ये ऐसे कट किया। तो देखो जो इक्वेशन लिखे, तो इसलिए ये बेनिफिट है, अगर आप कोई मिस्टेक करोगे तो लास्ट में कहीं ना कहीं दिख जाएगा कुछ ना कुछ गलती हो रहा है, तो चलिए सही कर लेंगे। तो ये सॉल्व जब करोगे तो जो मेरे पास क्वेश्चन था उसमें मैंने उल्टा रखा था, तो वही वैल्यू रख दिया, इसलिए उसको अब चेंज किया तो चेंज करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व किया होगा आपने, तो सॉल्व किया होगा, तो ये वैल्यू आपका कैसे आया होगा। नाउ यहाँ कट किया, ये क्वेश्चन लिखो, तो ये Vx और ये Mx, ये कट किया C पे, तो ये क्लॉकवाइज, ये यहाँ पे लगा लोडिंग, ये एंटी क्लॉकवाइज, कितना है ये ml/24, ये ऐसा बना। तो यहाँ से क्लॉकवाइज निकालो, कितना आएगा ml/24 ही आई इंटू कितना है L/2 प्लस प्लस ये एंटी क्लॉकवाइज -1/2, हाइट कितना है, हाइट ये कितना है इसका, दैट m/2 ही आई, m/2 ही आई, बेस कितना है उसका L/2, सेंट्रॉइड कितना है L/2 इंटू यहाँ से 1/3 इस वैल्यू, और प्लस माइनस mx इक्वल टू 0, यहाँ पेन रखो, ml/24 इंटू L/2 -1/2 m/2 आई, बेस L/2, सेंट्रॉइड L/2 1/3, तो कितना 1/48 है, तो 2 4 4 2 8 16 3 48 ml3 ml3, तो यहाँ से mx कितना आ रहा है 0, तो mx का वैल्यू 0 मतलब C पे मिड पे डिफ्लेक्शन कितना आ गया 0, दिस वैल्यू। तो यहाँ से बनाया इसका डिफ्लेक्टेड शेप, तो मिड पे लोड लगा तो बीम आपको कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ इस तरह से। तो यहाँ पे स्लोप दैट एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे स्लोप एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0, तो A पॉइंट, C पॉइंट, B पॉइंट, तो इस तरह से कैलकुलेट कर दिया। इसलिए देखो यहाँ मिस्टेक हुआ था, मिस्टेक क्यों, बिकॉज वो क्लॉकवाइज था, तो जो मेरे पास क्वेश्चन था उसमें एंटी क्लॉकवाइज उल्टा कर दिया था, अब लेकिन वैल्यू वही लिख दी, तो इसलिए यहाँ पे जाके चेक हो गया, बिकॉज दोनों डिफ्लेक्शन 0 हमें मालूम था सी डिफ्लेक्शन 0 आने वाला है, इसलिए गलती कर दी। बाकी एग्जाम में जब आएगा तो हमें मालूम है क्वेश्चन कुछ भी नया भी होगा तो कुछ मैच नहीं कर, कहीं ना कहीं मिस्टेक दिख जाएगा, इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगा तो हमें सब अपने आप सोम स्ट्रक्चर में यही है, कहीं आप थोड़ी बहुत गलती भी कर रहे हो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगा, चेक हो जाएगा कैसे, जैसे कर ली देख लो फिर से। तो ये कॉन्जुगेट बीम से सॉल्व किया है, क्वेश्चन कैसे किया, मैं कॉलेज से वहां किया ही था ना, कॉन्जुगेट बीम सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन VA प्लस VB 0, दूसरा समीशन M में 0, यहाँ पेन रखो, ये एंटी क्लॉकवाइज माइनस ये क्लॉकवाइज प्लस, VB आ गया, V का वैल्यू, ये नेगेटिव आया, डायरेक्शन चेंज कर दिया, देन यहाँ से ऐसे बना। तो अब इसके बाद यहाँ से कितना दैट M/L, इसका BMD बनाओ, M/L इंटू L/2, M/2 हो गया, फिर क्लॉकवाइज M ऊपर चला गया, उसके लास्ट पॉइंट 0, सेक्शन कोई लोड नहीं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, देन VA डैश प्लस VB डैश 0, समेशन M में 0, यहाँ पेन रखो, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, सॉल्व किया, तो ये जब पूरा सॉल्व करोगे तो VB डैश इस केस में आपका इतना आएगा माइनस में, सॉल्व किया होगा आपने, तो VA डैश प्लस मतलब जो डायरेक्शन लिया वही सही है, VB डैश नेगेटिव मतलब डायरेक्शन चेंज कर दो, तो चेंज कर दिया। तो ये थीटा है रियल बीम का शेयर फोर्स के बराबर, प्लस में है SFD, देखो जरा, ये लेफ्ट टू राइट जा रहा है, अपर लोडिंग पॉजिटिव प्लस, राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड लोडिंग पॉजिटिव प्लस, ये प्लस ये प्लस, सी पे डिफ्लेक्शन निकालना था बेंडिंग मोमेंट के बराबर, मोर सेकंड थ्योरम, यहाँ कट किया, ये क्लॉकवाइज ये एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ 0, तो ये एंटी क्लॉकवाइज स्लोप, यहाँ डिफ्लेक्शन 0, ये एंटी क्लॉकवाइज स्लोप, तो ये यहाँ से पूरा कॉन्जुगेट बीम मेथड से सॉल्व कर दिया। तो ये क्वेश्चन क्या है, पूरा दैट हमको एक आइडिया दे रहा है कॉन्जुगेट बीम कैसे करते हैं। बाकी हर मेथड का हमें एक ओवरव्यू होना चाहिए, बिकॉज पता नहीं कौन सा क्वेश्चन का बीच का पार्ट पूछ दे गेट के एग्जाम में, ये सब पूछता ही रहता है, इसलिए सब मेथड की पूरा पूरा रिवीजन देख रहे हैं कैसे, नोट कर लो इसको।
रफ कर दे रहे हैं। तो अब एक स्प्रिंग का क्वेश्चन देख रहे हैं। स्प्रिंग के भी एक दो क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव में। कन्वेंशनल बहुत हाल से नहीं पूछा, लेकिन कभी भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, सब हमको मालूम होना चाहिए। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, लिखो जरा। कोई फिगर नहीं दिया, अपने आप से पूरा करना है। लिखो जरा क्वेश्चन। अ कंपोजिट स्प्रिंग has two closed coil helical spring. A composite spring has two closed coil helical spring in series. Helical steel spring. Two closed coil helical steel spring in series. Each spring has a mean coil diameter. Each spring has a mean coil diameter. Mean coil diameter of 8 times of diameter of wire. Each spring has a mean coil diameter of 8 times of diameter of wire, comma, one spring has 20 coils. One spring has 20 coils and wire diameter of 2.5 mm. 20 coils and wire diameter of 2.5 mm. Determine the diameter of the wire. Determine the diameter of wire in the other spring. Diameter of the wire in the other spring. If it has 15 coils. If it has 15 coils. And stiffness of composite spring. And stiffness of composite spring is 1.25 न्यूटन पर mm. ये लिखा है 1.25 न्यूटन पर mm. इसी के नीचे नेक्स्ट लाइन से डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट एक्सियल लोड. डिटरमाइन ग्रेटेस्ट एक्सियल लोड that can be applied to the spring. Greatest axial load that can be applied to the spring. And the corresponding extension. And the corresponding extension for the maximum shearing stress. For the maximum shearing stress. For the maximum shearing stress is 300 megapascal. Maximum shearing stress is 300 megapascal. G का वैल्यू दिया हुआ है 7.89 इंटू 10⁴ मेगापास्कल. ब्रैकेट में लिख देना नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट shear stress. नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट shear stress.
नेगलेक्ट दिया है क्वेश्चन में, लेकिन हम दोनों तरह से क्वेश्चन कर लेंगे, कॉन्सेप्ट हमें पूरा मालूम मुझे कैसे करना। तो एक आंसर है, एक को हम कॉन्सेप्ट देख लेंगे कैसे। तो क्वेश्चन में स्प्रिंग के फॉर्मूले पता है हमको, एक अच्छा क्वेश्चन है, स्प्रिंग कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सोचो जरा, ट्राई करो, अटेम्प्ट करो कैसे होगा। टफ नहीं, मतलब कम्पिटिटिव जैसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा टफ है, तो कोई भरोसा नहीं गेट के एग्जाम में क्या पूछ देगी, इसमें क्या पूछ ले, इसलिए हमें हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। तो करो जरा अटेम्प्ट, सॉल्व करो थोड़ा। तो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, तभी प्ले किया है, तो देख रहे हैं जरा इसको, देख लो जरा क्वेश्चन। कंपोजिट स्प्रिंग हैज टू क्लोज्ड कॉइल हेलिकल स्प्रिंग, दो स्प्रिंग दिए हैं, तो स्प्रिंग फर्स्ट, स्प्रिंग सेकंड। In series, each spring has a mean coil diameter of 8 times the diameter of wire. Mean coil diameter, D का वैल्यू 8 टाइम ऑफ स्प्रिंग वायर, दैट diameter of wire मतलब स्प्रिंग वायर diameter, दैट स्मॉल d। तो ये D1 8D हो गया, दैट स्मॉल d। ऐसे D2 लिख दिया इसको 8D। वन स्प्रिंग हैज 20 coils, इसमें coils दिए हैं, दैट इज 20। एंड द वायर डायमीटर दैट D1 वो दिया हुआ 2.5 mm। Find the diameter of the wire in the other spring if it has 15 coils। इसमें दिया 15 coils, इसका डायमीटर, स्प्रिंग वायर डायमीटर कितना है वो कैलकुलेट करने को बोल रहा है। एंड द स्टिफनेस ऑफ द कंपोजिट स्प्रिंग, के इक्विवेलेंट जो है कंपोजिट स्प्रिंग वो दिया हुआ है दैट 1.25 न्यूटन पर एमएम। के इक्विवेलेंट जो है सीरीज में कनेक्शन दिया है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। फाइंड द ग्रेटेस्ट एक्सियल लोड दैट द मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस टाउ मैक्स जो दिया है, दैट सेकंड पार्ट में वो भी और दिया हुआ है दैट 300 मेगापास्कल। अब देखो जरा एक मिनट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, ये मत सीरीज में तो क्या फॉर्मूला होता है दैट 1/k इक्विवेलेंट, क्या 1/k1 प्लस 1/k2, ये फॉर्मूला है। तो k1 k2 निकाल दें, वहां से पुट करके सॉल्व कर देंगे, k इक्विवेलेंट तो पता है। k1 स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या था 60 वहां पर हमने निकाला था, एक टाउ मैक्स का फॉर्मूला 16 pr अपॉन पाई डी की 1 + 1/2c। दूसरा क्या था दैट डेल्टा का 64 दैट pr³ n/gd4, 64 pr³ n/gd4। तो वो डेल्टा का gd4, तो वहां से k का फॉर्मूला क्या बना था दैट 64 r³ n, 64 दैट ना k का फॉर्मूला gd4 डिवाइड बाई 64 r³ n, दिस वैल्यू, ये k का फॉर्मूला है, वहां बनाया था। पहले कैसे किया था, वहां पे स्प्रिंग में स्ट्रेन एनर्जी निकाला था, u का वैल्यू t² L/2gj रख के, वहां से del u बाई del p किया था, तो वहां से आया था डिफ्लेक्शन, फिर k क्या था p बाई डेल्टा करके 64 gd4 डिवाइड बाई 64 r³ n, दिस वैल्यू p बाई डेल्टा से। तो वो डेल्टा क्या 64 डेल्टा क्या था 64 pr³ n बाई gd4, तो वही यहाँ से ऐसे बना था, ये वैल्यू है। स्मॉल डी के स्प्रिंग वायर डायमीटर, मीन कॉइल रेडियस, नंबर ऑफ कॉइल। तो अब देखो यहीं पुट करेंगे, तो k1 के इक्विवेलेंट पता है, के इक्विवेलेंट कितना दिया 1.25, ये तो पता है हमको। ऐसे यहाँ से k1 निकाल दे, तो k1 क्या होगा जी का वैल्यू पता है, क्वेश्चन में दिया है d स्मॉल d का वैल्यू पता है 2.5 का 4, 64 r कितना, देखो यहाँ से क्या होगा 4d1 हो जाएगा, तो ये 4d1 कितना 2.5 n, नंबर ऑफ कॉइल्स कितना, नंबर ऑफ कॉइल्स 20, जी दिया हुआ है, जी वालू पता है। k2 ऐसे ही, k2 कितना होगा जी, d कितना, d पता नहीं है, निकालना है d2 4, 64 r कितना वही सेम 4 इंटू d2
इनटू कितना 15 कॉइल्स है दिस वैल्यू। तो जी मालूम, जी पुट कर देंगे, के इक्विवेलेंट पता है, यहाँ से एक ही अननोन है, D2 निकल जाएगा, तो ये D2 कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये D2 मालूम दिया हुआ है यहाँ पे, ये सॉरी कैलकुलेट किया, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है D2 का, दैट 2.024 mm दिस वैल्यू। के इक्विवेलेंट मालूम था तो वहां से कैलकुलेट कर दिया। ऐसे आगे सीरीज में कनेक्शन है, तो सीरीज में ऐसे कनेक्ट किया होगा, एक स्प्रिंग, ये फर्स्ट स्प्रिंग है, देन सेकंड स्प्रिंग है, तो यहाँ कोई पी लोड लगा दिया, W पी वैल्यू ऐसे, तो ये K1 और ये K2 इसका सेकंड वाला स्प्रिंग, तो D2 निकल गया, दो स्प्रिंग कनेक्ट किए थे सीरीज में। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है find out the greatest axial load that can be applied to the spring and the corresponding extension for a maximum shearing stress of 300 megapascal। तो बोल रहा है कितना ही मैक्सिमम लोड लगा सकते हैं कि जिससे आपका दैट मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस 300 मेगापास्कल है। तो देखो जरा, वहां पे मैक्सिमम शेयरिंग फॉर्मूला बनाया था टाउ का, वो क्या था 16 PR अपॉन पाई डी क्यूब 1 + 1/2C दिस वैल्यू, ऐसे फॉर्मूला था टाउ मैक्स का। अब लेकिन यहाँ पे क्या, इसमें क्या था, दो पार्ट थे, एक तो टॉर्शन वाला पार्ट था और एक दूसरा पार्ट था डायरेक्ट शेयर का। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि डायरेक्ट शेयर को नेग्लेक्ट कर दो, तो नेग्लेक्ट कर दे टाउ मैक्स, जो अगर नेग्लेक्ट कर देते हो, सो इफ डायरेक्ट, बिकॉज हमें मालूम है टॉर्शन के स्पेक्ट में डायरेक्ट शेयर बहुत कम था, ऐसे बेंडिंग में, बेंडिंग के स्पेक्ट में डायरेक्ट शेयर बहुत कम है, वैसे टॉर्शन के स्पेक्ट में डायरेक्ट शेयर इसमें बहुत कम है, तो वो पार्ट नेग्लेक्ट कर दिए। तो इफ डायरेक्ट शेयर दैट नेग्लेक्टेड, तो इसको अगर नेग्लेक्ट कर दिया तो टाउ मैक्स खाली टॉर्शन से आएगा, तो वो कितना था 16 PR अपॉन टी बाई जो सॉल्व किया था पाई डी क्यूब, ये तो साथ में डायरेक्ट शेयर यूज किया था तो वैल्यू था, तो ये 16 PR अपॉन पाई डी क्यूब, ये वैल्यू है टाउ मैक्स का। अब देखो जरा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, फोर्स तो वैल्यू PR अपॉन पाई, दोनों फोर्स तो दोनों में सेम है, तो ये स्ट्रेस है इनटू एरिया। तो देखो जरा, पहला जो स्प्रिंग है इसका डायमीटर कितना है 2.5 mm, और जो सेकंड स्प्रिंग है उसका डायमीटर D2, ये निकाला आपने कितना आया, ये 2.02 आया। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया जहां पे मिनिमम होगा वहां पे स्ट्रेस ज्यादा वैल्यू बनेगी, तो यानी हम D2 क्या रखें, इसको रख लें भाई, इससे सेफ निकालना है ना हमको, ये मैक्सिमम स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, P हो गया एरिया, दैट जहां पे एरिया मिनिमम वहां स्ट्रेस मैक्सिमम, तो एरिया मिनिमम वाला ले लो 2.02 वाला, तो ये PR अपॉन पाई, ये क्या हो गया स्ट्रेस टाउ मैक्स, तो ये स्ट्रेस हो गया टाउ कितना, ये 300 मेगापास्कल है, हाँ दैट 300 दिया हुआ है, तो ये निकलेगा यहाँ से PR अपॉन पाई डी क्यूब। हमें कैलकुलेट क्या करना है, P का वैल्यू, बिकॉज हमें डिफ्लेक्शन फाइनल फाइल निकालना है। इसमें क्या करें, टाउ मैक्स है, टाउ मैक्स एरिया, एरिया कौन सा ले ले, पाई/4, स्प्रिंग है सर्कुलर सेक्शन है, पाई/4 D2 ये वाला रख दो 2.02 का स्क्वायर, तो ये रख देंगे, तो स्ट्रेस इनटू एरिया, तो ये फोर्स आ जाएगा P। क्यों, देखो जरा, ये स्ट्रेस मैक्सिमम वैल्यू रखी है आपने अगर ये इससे P रखा है, P तो सेम आया, तो स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो एरिया मिनिमम रखो तो मैक्सिमम स्ट्रेस बनेगा, तो मिनिमम एरिया वाला सेफ हो गया तो मैक्सिमम वाला तो बच ही जाएगा, वहां स्ट्रेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो स्ट्रेस मैक्सिमम 300 एरिया, तो यहाँ से P आ जाएगा। टाउ मैक्स पता है हमको 300 मेगापास्कल दिया है क्वेश्चन में, D ये निकल ही चुका है, तो यहाँ से P निकल जाएगा, तो ये भी जब P कैलकुलेट करोगे आप दिस वन, तो ये आएगा अराउंड 60.327 न्यूटन दिस वन। तो P आ गया, तो बोल रहा है कितना डिफ्लेक्शन होगा इसमें, तो K इक्विवेलेंट निकल ही चुका है, तो P मालूम ही चल गया, दैट डेल्टा निकाल देंगे, तो डेल्टा क्या हो जाएगा P अपॉन K इक्विवेलेंट, P कितना है 60.327 डिवाइड डेल्टा कितना है, K इक्विवेलेंट कितना 1 पॉइंट, वो तो दिया ही था क्वेश्चन में, 1 K इक्विवेलेंट कितना दिया था 1.25, तो यहाँ से डेल्टा टोटल जितना बनेगा, तो ये 48.26 mm दिस वैल्यू। तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, अभी सीरीज या कल को पैरेलल हो सकता है, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्या पूछ ले, हमें सब कुछ मालूम होना चाहिए। डायरेक्ट शेयर से 2-3 साल पहले डायरेक्ट शेयर से क्वेश्चन कभी नहीं आते थे, VQ/IT वाले कन्वेंशनल में, ऑब्जेक्टिव में तो आते थे, और हर बार क्लास चिल्लाते थे कि भाई ये कभी नहीं पूछा है, पूछ लेगा, और देख लो आप पिछले 4 साल 5 साल में 20 नंबर 2 क्वेश्चन आ गए। ऐसे ही स्प्रिंग और कॉलम, ये 2 टॉपिक है जिसके कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कभी भी आ सकता है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है कैसे यूज किया। तो स्प्रिंग 1 स्प्रिंग 2 ये दिया, डायमेंशन पूरा दिया हुआ है, K इक्विवेलेंट दिया क्वेश्चन में, देन मैक्सिमम शेयर का वैल्यू दिया हुआ है, K इक्विवेलेंट दिया है, अब पूछ रहा है कि इसका स्प्रिंग 2 का डायमीटर बताओ, ये रेशियो दिया हुआ है, दैट D1 मीन कॉइल डायमीटर 8 टाइम है स्प्रिंग वायर डायमीटर दोनों केस में,
तो 1 अपॉन सीरीज में मतलब क्या होता है, सीरीज में क्या होता है 1/k इक्विवेलेंट 1/k1 प्लस 1/k2। पैरेलल में k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 प्लस k2। तो ये k फॉर्मूला क्या होता है, ये कैसे निकाला था, डेल्टा 64 PR क्यूब n बाई GD4 था, तो डेल्टा वहां से k आ गया, g उल्टा p बाई डेल्टा। k क्या होता है, p बाई डेल्टा, तो ये वैल्यू था, ये GD4 अपॉन 64 R क्यूब है। तो ये g दिया है क्वेश्चन में, तो ये फर्स्ट का निकाल दिया, फर्स्ट स्प्रिंग का, ये फर्स्ट स्प्रिंग सेकंड स्प्रिंग, फर्स्ट का निकाल दिया k1, सेकंड का निकाल दिया, अननोन d2 है, तो k इक्विवेलेंट तो पता है, ये पता है, ये सब पता है, g मान दिया क्वेश्चन में, खाली एक अननोन d2, तो यहाँ से d2 सॉल्व हो गया, ऐसे आगे d2 मिल गया। अब उसका फॉर्मूला ये है, लेकिन बोल रहा है कि डायरेक्ट शेयर वाला पार्ट छोड़ दो, तो टाउ कैसे निकालते हैं, टाउ टॉर्शन प्लस टाउ डायरेक्ट शेयर, डायरेक्ट शेयर बहुत कम वैल्यू होता है, छोड़ सकते हैं, वही छोड़ दिया है, तो इतना बचा खाली। अगर डायरेक्ट शेयर दिया होगा तो इसका यूज करते वो ही देखेंगे, बात करेंगे। तो टाउ मैक्स ये है। अब देखो जरा, फोर्स तो क्या पी लग रहा है, तो जहां पे एरिया कम होगा वहां मैक्सिमम स्ट्रेस आएगी, सीधे डायरेक्ट। तो इसलिए जहां पे एरिया कम है, एरिया कौन सा कम है, ये है 2.024 वाला, और यहाँ कितना है 2.5 फर्स्ट का, तो इसका स्प्रिंग 2 का एरिया कम है, तो वही रख दिया, टाउ मैक्स जो दिया है 300 मेगा पास्कल, पाई 4 मिनिमम एरिया, तो पी ये हो गया लिमिटिंग वैल्यू। देन पी निकल गया, पी आ गया, पी बाई के इक्विवेलेंट से डेल्टा निकाल दिया, ऐसे आ गया। अब देखो जरा क्वेश्चन मान लो ना लिखता कि डायरेक्ट शेयर आपका नेगलेक्ट नहीं है, तो ऐसे बुरा रखते हैं, सी क्या स्प्रिंग दैट दिस स्प्रिंग इंडेक्स मीन कॉइल रेशियो डिवाइड बाय दैट कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, मीन कॉइल डायमीटर डिवाइड बाय स्प्रिंग वाइड डायमीटर, तो वो दिया ही था डी और डी मालूम ही है, तो वो पुट कर सॉल्व कर देते, और क्या, थोड़ी वैल्यू चेंज हो जाती है, ऐसे ऐसे निकाल देते। तो इस तरह से एक अच्छा क्वेश्चन है, स्प्रिंग का पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो अभी दो हमने आज डिफ्लेक्शन क्वेश्चन लिए, एक स्प्रिंग का लिया, जानबूझ के एरिया मूवमेंट नहीं लिया, उसको आगे यूज करेंगे बिकॉज अभी डिफ्लेक्शन होता जाता है, इसलिए अलग से थोड़ा स्प्रिंग चेंज कर दिया, नोट कर लो इसको।